लोकसभा में तलाक सलासा बिल को मंजूर कर लिया गया। बिल के हक में 303 जबकि मुखालफत में 82 वोट पड़े। वोटिंग के दौरान कांग्रेस ने लोकसभा से वॉकआउट किया। वजीर कानून रविशंकर प्रसाद ने तलाक सलासा बिल को ऐवान में बहस के लिए पेश करते हुए बिल को मुतासरा मुस्लिम खवातीन के साथ इंसाफ से ताबीर किया। रविशंकर प्रसाद ने इस कानून के निफाज को इंसान और इंसानियत के लिए जरूरी करार दिया। कांग्रेस समेत बेशतर अपोजिशन पार्टियों ने एक आवाज में तलाक सलासा बिल को फौजदारी जुमरे में शामिल किए जाने की मुखालफत की। AIMIM रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने तलाक सलासा बिल की शदीद मुखालफत करते हुए कहा कि ये ऐसा बिल है जिसकी वो हमेशा मुखालफत करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि ये बिल न सिर्फ हिंदुस्तानी आईन के खिलाफ है बल्कि मुस्लिम खवातीन की बर्बादी का सबब बनने वाला भी है। उन्होंने इस बिल में कई खामियां शुमार कराई। तो वहीं मुस्लिम लीग के रुकन पार्लियामेंट कन्हली कुट्टी ने कहा कि अगर ये बिल हकीकत में मुस्लिम खवातीन को राहत पहुंचाने वाला है और इनके हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ में लाया गया है तो मुस्लिम समाज इसकी मुखालफत क्यों कर रहा है। इन्होंने कहा कि हुकूमत को दीगर फ़िरक़े की खवातीन के हुकूक के लिए भी कदम उठाना चाहिए, लेकिन इससे इसका सियासी मकसद हल नहीं होता, इसलिए वो इनके बारे में नहीं सोचती है। इसे महज मुस्लिम खवातीन के लिए 3 तलाक बिल से फ़ायदा है, इसलिए वो इस बिल को पास करवाना चाहती है। कांग्रेस के रहनुमा मोहम्मद जावेद ने कहा कि घरेलू तशद्दुद और जहेज के खिलाफ पहले से ही कवानीन हैं, इसलिए 3 तलाक पर अलग कानून बनाने की जरूरत नहीं थी। जब 3 तलाक देने वाले शौहर को जेल में डाल दिया जाएगा तो इससे माहाना भत्ता देने की उम्मीद कैसे की जा सकती है। DMK लीडर कनिमोई ने 3 तलाक बिल पर बहस के दौरान इसमें मौजूद कई खामियों को मंजर आम पर लाया और इस बिल को लेकर मोदी हुकूमत की नीयत पर भी शक का इजहार किया। तृणमूल कांग्रेस ने तलाक सलासा बिल को स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजने का मुतालबा किया। तृणमूल कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट संदीप बंदोपाध्याय ने कहा कि कई मुसलमान ऐसे भी हैं जो खवातीन की खुदमुख्तारी की बात करते हैं, लेकिन इस तरह के बिल की वो भी मुखालफत कर रहे हैं। JDU रुकन पार्लियामेंट राजीव रंजन सिंह ने तलाक सलासा बिल पर बहस के दौरान लोकसभा में मोदी हुकूमत के खिलाफ अपना स्टैंड रखा। NDA में शामिल जनता दल यू रुकन पार्लियामेंट ने कहा कि इस बिल का निफाज नहीं होना चाहिए क्योंकि ये एक समाज के जहन में अदम एतमाद पैदा करेगा। अपोजिशन की मुखालफत के बावजूद लोकसभा में बिल मंजूर कर लिया गया। वोटिंग पर्चियों से कराई गई। वोटिंग के दौरान कांग्रेस ने लोकसभा से वॉकआउट किया। मंत्री जी अब प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए तो मैं आपकी अनुमति से विधेयक को पारित करने का आग्रह करता हूं। प्रश्न है कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य के पक्ष में आ गए, जो सदस्य विरोध में ना आ गए, मेरे विचार में निर्णय हवालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। और 3 तलाक पर बहस के दौरान रामपुर के रुकन पार्लियामेंट आजम खान ने चेयर पर बैठी रमा देवी को लेकर एक ऐसा बयान दे डाला कि उस पर हंगामा शुरू हो गया। बाद में आजम खान के बयान के मुतनाज़ा हिस्से को पार्लियामेंट की कार्रवाई से हटा दिया गया। वहीं इस मामले में अखिलेश यादव ने आजम खान का दिफा किया और रविशंकर प्रसाद ने आजम खान से माफी की मांग की। आजम खान ने कहा कि अगर मैंने कुछ गलत कहा है तो अभी इसी वक्त ऐवान से इस्तीफा दे दूंगा। मैं तो आपको इतना देखूं कि आप मुझसे कहें कि नजर हटा लो। जी नहीं, ये नजर हटाना नहीं, मैं मेरे तरफ करके बात मुझे तो आप यूं भी इतनी अच्छी लगती हैं, इतनी प्यारी लगती हैं कि मैं आपकी आंखों में आंखें डाले रहूं, ये मेरा मन करता है। मैं छोटी मैं तो कभी ना नजर हटाऊं आपसे। जी धन्यवाद। आप इतनी अच्छी जगह बैठी हैं। धन्यवाद। ये बोलने का तरीका नहीं है। आप ये बात ये सब निकालिए रिकॉर्ड में से। मेरी आप अध्यक्ष हैं, सम्माननीय हैं, बहुत प्यारी हैं, मेरी बहन है आप, मेरी बहन है आप, प्यारी बहन है आप, क्यों ऐसी बात करते हो? अध्यक्ष जी, आजम खान जी, आजम खान जी, आप बहुत वरिष्ठ, तू इधर उधर की ना बात कर। आपका क्षेत्र में काफी अनुभव रहा है। ये बता के आप ये शब्द वापस ले लीजिए, ये ठीक नहीं है। ये शब्द जो आपने बोला वो ठीक नहीं है, वापस ले लीजिए। जो शब्दों का प्रयोग किया है उन्होंने, ठीक नहीं है, वापस। एक तो महिलाओं के खिलाफ और आपके खिलाफ, वो जो मैं उस शब्द का प्रयोग उनको माफी मांगनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, क्योंकि माननीय सांसद आजम खान साहब जो बात अपनी कह रहे थे
और जब उन्होंने अपनी शेर की 2 लाइनें कही तो पीठ से ये कहा गया कि मुझे देख के कहा जाए। मैं समझता हूं उन शब्दों में, भावना में, या जो बातें कही गई हैं, कहीं ऐसी नहीं है जहां पर पीठ को कहीं भी उंगली उठाने का माना हो। मान्यवर, मैंने तो कहा मेरी बहन हो आप, बहुत प्यारी बहन हो, बहुत प्यारी बहन हो, बार बार कह रहे हैं बहुत प्यारी बहन। आप सदन में बोल रहे कि ऐसा कोई शब्द बोला तो मैं सदन में माफी चाहता हूं, बड़ी नहीं होती। बहुत लंबी राजनीतिक जिंदगी रही है, मेरे लिए मुमकिन नहीं है कि मैं इस तरह की कोई बात कहूं जिससे किसी का मन दुखे। और पीठ पर बैठी हुई महिला से, अपनी बहन से, कोई अगर मैंने एक भी अनपार्लियामेंट्री शब्द कहा है, आई डिक्लेयर माई रेजिग्नेशन इन द हाउस जस्ट नाउ। यूपी मदरसा बोर्ड अब एक करिश्माती बोर्ड में तब्दील हो गया है। मदरसा बोर्ड के क़याम के 15 बरस पूरे हो चुके हैं, लेकिन मदरसा बोर्ड का तालीमी निज़ाम अब तक किसी निसाब के बगैर ही चलाया जा रहा है। यूपी बोर्ड से इल्हाक शुदा 500 से ज़ायद इमदाद याफ्ता दीनी मदारिस में बगैर किसी निसाब के इम्तिहानात भी करवाए जा रहे हैं। हालत यह है कि मदरसा बोर्ड के निसाब के बारे में न तो असातिज़ा और न ही तलबा को ही कुछ भी मालूम है कि उनका तालीमी निसाब क्या है और इनमें कौन कौन सी किताबें शामिल हैं। पेश है न्यूज़ 18 उर्दू की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। क्या करिश्माती हो गया है यूपी मदरसा बोर्ड? निसाब और दरसी किताबों के बगैर ही हो रहे हैं इम्तिहानात। किताब पढ़े बगैर ही बच्चे इम्तिहान में हो रहे हैं कामयाब। निसाब के बारे में असातिज़ा को कुछ मालूम है, न ही तलबा को। निसाब के बगैर दीनी मदारिस आखिर किस सिमत में जा रहे हैं? यूपी मदरसा बोर्ड का तालीमी निज़ाम अपनी बदतरीन हालत में पहुंच गया है। यूपी मदरसा बोर्ड पहले अरबी फारसी बोर्ड के नाम से जाना जाता था, लेकिन रियासती हुकूमत ने सन 2014 में अरबी फारसी बोर्ड की तश्कील नौ के साथ ही इसका नाम यूपी मदरसा तालीमी बोर्ड कर दिया। यूपी हुकूमत ने मदरसा बोर्ड के नए तालीमी निसाब की तैयारी बहुत पहले ही कर दी थी। रियासती हुकूमत ने 11 मई सन 2000 को जामिया हमदर्द से मदरसा बोर्ड के लिए एक नया तालीमी निसाब तरतीब देने की दरख्वास्त की। जामिया हमदर्द के वाइस चांसलर सिराज हुसैन की निगरानी में एक निसाब कमेटी बनाई गई। इस निसाब कमेटी ने 21 मई सन 2001 में यूपी हुकूमत को मदारिस के लिए एक जदीद तालीमी निसाब बनाकर पेश कर दिया। जदीद तालीमी निसाब को बने हुए 18 बरस का अरसा भी गुजर चुका है, ताहम इसके अमली निफाज की नौबत है कि अभी तक आई ही नहीं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जब से इसका क़याम अमल में आया तब से आज तक इसका कोई सही सिलेबस या ऐसा सिलेबस बनकर तैयार नहीं हुआ कि जो इम्तिहान देने वालों तक पहुंच सके। यूपी बोर्ड से इल्हाक शुदा 5 से ज़ायद दीनी मदारिस को अभी तक ये नहीं मालूम कि इनका तालीमी निसाब क्या है, लेकिन किसी निसाब के बगैर ही दीनी मदारिस चलाए जरूर जा रहे हैं। अगरचे यूपी मदरसा बोर्ड ने सन 2012 में एक तरमीमी तालीमी निसाब मंजूर किया था, लेकिन मंजूर शुदा निसाब कहाँ है, किन किन मदारिस को मुहैया कराया गया, इसकी जानकारी मदारिस को अभी तक नहीं हो पाई है। निसाब जो इम्तिहान दे रहा है या जो इम्तिहान ले रहा है उसको अपना निसाब पता हो कि किस निसाब के तहत हमको इम्तिहान दिया गया है। जितने लोग कापी जांचने वाले बुलाए जाते हैं, आप उनसे पहले पता लगाइए कि आपको पता है कि इसमें कौन कौन सी किताब शामिल है। कि आप कापी जांचने के वास्ते बुलाए गए, नहीं पता उनको। कि सच्ची बात है कि हमारा निसाब क्या है, तालिब इल्म को यही नहीं मालूम कि हमारा निसाब जो हमको बताया जा रहा है पढ़ाने के लिए वो उसकी किताब कहाँ मिलती है, और अगर नहीं मिल रही है तो कब मिलना शुरू होगी। हाँ, तो ये सारी चीज़ें, ये बहुत बड़ा अलमिया है कि एक इदारा चल रहा है, एक महकमा चल रहा है अक़लियत के नाम से, उसके ज़ेरे असर तमाम मदारिस जो हैं वो अपना काम कर रहे हैं, और हमारे तालिब इल्म को जो है अभी तक अपना निसाब नहीं मालूम और बताने वाला भी कोई नहीं है। और उसके बाद इम्तिहानात भी हम ले रहे हैं और इम्तिहानात बच्चे दे भी रहे हैं। कैसे हो रहा है ये बहुत बड़ा अलमिया है, इस पर बाकायदा गौर करना चाहिए और ये भी निगरानी का हिस्सा है। इस पूरे मामले में सबसे काबिल जिक्र बात यह है कि निसाब की अदम दस्तयाबी के बावजूद हर साल तकरीबन 2 लाख तलबा और तालिबात इम्तिहान दे रहे हैं और इम्तिहानात में कामयाबी भी हासिल कर रहे हैं।
न्यूज 18 उर्दू के लिए इलाहाबाद से मुश्ताक आमिर की रिपोर्ट। यूं तो दाल और सब्जी की कीमतों को लेकर आम इंसान पहले ही महंगाई से परेशान है, लेकिन इन दिनों मगरबी यूपी के लोगों पर महंगाई की मार का कुछ ज्यादा ही असर हो रहा है। कांवड़ यात्रा की शुरुआत के साथ ही रास्ते बंद होने से खासतौर पर रोजमर्रा में इस्तेमाल में आने वाली सब्जियों की कीमतों में गैर मामूली इजाफा नजर आ रहा है। पेश है मेरठ से तंजीर अंसार की ये रिपोर्ट। मेरठ की नवीन गल्ला और सब्जी मंडी मगरबी यूपी की सबसे बड़ी मंडी है, लेकिन इस मंडी में सब्जी और फल जैसी अशिया की रोजाना सप्लाई दिल्ली की आजादपुर मंडी से आने वाली गाड़ियों पर ही मुनहसर है। कांवड़ यात्रा में ट्रैफिक और दीगर इंतजामात को पेश नजर रखते हुए रास्तों को बंद किए जाने का असर इन चीजों की सप्लाई पर भी पड़ा है और इसी वजह से सब्जी की कीमतों में गैर मामूली इजाफा देखा जा रहा है। असल में रास्ते बंद हो रहे हैं तो उससे माल नहीं आ रहा, कुछ माल आता भी है तो खर्चा ज़्यादा बैठता है उसका जी। इसकी वजह से रेट बढ़ जाता है। रेट तो बढ़ेगा एक्चुअल में, जो है जब माल यहाँ रास्ते में खर्चा बढ़ेगा तो माल महंगा होगा जी। अभी कितनी दिन तक ये रहेगा? करीबन एक हफ्ता ऐसे रहेगा। चीज़ें यहाँ से सप्लाई भी होती हैं और बाहर से आती भी हैं, तो उन दोनों पे असर पड़ा है क्या? हाँ, दोनों पर असर पहुँचा है। मतलब कि जैसे कि अब सावन का महीने चल रहा है और जैसे कि कांवरिया आ रहे हैं तो इसलिए मतलब कि रोड बंद हो चुके हैं। जो बाहर से सप्लाई थी वो भी बंद हो चुकी है और यहाँ से जो मेरठ की सप्लाई थी वो भी बंद हो चुकी है। सब्जियों का रोजाना इस्तेमाल इंसानी खुराक की बेहद अहम जरूरत है, ताहम इन चीजों की कीमतों में गैर मामूली इजाफे का सबसे ज्यादा असर समाज के आम तबके पर ही नजर आता है, चाहे फिर वो छोटा दुकानदार हो या फिर आम खरीदार ही क्यों न हो। सिर्फ एक आलू ही मंदा, सारे सौदे महंगे में, लहसुन 100 रुपये किलो, प्याज 30 रुपये किलो, सारा आइटम महंगा इस टाइम। वजह यह है रास्ते जाम है, रास्ते बंद है, माल आ नहीं पा रहा। इधर से जो थोड़ा बहुत आ भी रहा वो पब्लिक ले जा नहीं पा रही। वहीं हाईवे के साथ ही शहर में रास्तों को बंद किए जाने से मकामी सब्जी बाजार तक भी सब्जियों की सप्लाई मुतासिर नजर आ रही है। मंडी में पड़ी सब्जियां खराब होने से सप्लायर सब्जियों को फेंकने पर मजबूर हो गए हैं। मेरठ की नवीन सब्जी मंडी मगरबी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी मंडी है, लेकिन रास्तों के बंद होने के बाद से सब्जियों के दाम में बेतहाशा यहाँ पे इजाफा हुआ है। ऐसे में शहर के दूसरे इलाकों में सब्जियों के दाम कितने बढ़ गए होंगे इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं, लेकिन ये हालात 30 जुलाई तक बने रहेंगे क्योंकि तब तक रास्ते कांवड़ की वजह से बंद हैं। ऐसे में अगस्त के पहले हफ्ते में राहत की कुछ उम्मीद की जा रही है। कैमरा पर्सन वसीम अहमद के साथ तंजीर अंसार, न्यूज़ 18 उर्दू, मेरठ। उत्तराखंड में अक़लियतों को खुद मुख्तार बनाने के लिए हुनर स्कीम के तहत हुनरमंद बनाने के लिए खास ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन उत्तराखंड हुकूमत की जानिब से इस स्कीम की तशहीर सही अंदाज में न किए जाने से अक़लियतों तक हुनर स्कीम पहुंच ही नहीं पा रही। खास रिपोर्ट। उत्तराखंड में महकमा अक़लियती फलाह सूबे के अक़लियतों के लिए हुनर के नाम से एक खास स्कीम चला रहा है। हुनर उन अक़लियतों के लिए शुरू की गई है जिनकी उम्र 18 साल से 35 साल के दरमियान है और जो खत इफलास से नीचे या खत इफलास से दुगनी आमदनी में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। खुद रोजगार की ट्रेनिंग में जहां इन लोगों को सिलाई बुनाई, टेक्नीशियन, बुटीक और डिटर्जेंट बनाने का हुनर सिखाया जाता है, वहीं जरूरतमंद खवातीन और मर्दों को अपना रोजगार शुरू करने के लिए माली इमदाद भी की जाती है। हुनर स्कीम में जिन अक़लियतों को चुना जाता है उन्हें सूबे में जिलेवार बनाई गई एक स्पेशल कमेटी तय करती है। अपने पैरों में खड़े होने के लिए कोई ट्रेनिंग दिया जाए, जैसे कि सिलाई कढ़ाई है, चाहे प्लम्बर का होता है, इलेक्ट्रिशियन का होता है, रिटेल टेलर का हो, यदि उस टाइप का वो ट्रेनिंग लेते हैं, जैसे आपका जीएसटी चल रहा है, जीएसटी की ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो उनको अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी कर सकते हैं और किसी संस्था में उनको जॉब भी प्राप्त हो सकता है। महकमा अक़लियती फलाह की माने तो हुनर स्कीम के तहत सैकड़ों अक़लियती खवातीन और मर्दों को खुद मुख्तार बनाया गया है। इस स्कीम का रियासती हुकूमत ने बजट भी बाकायदा मुख्तस किया है। हालांकि हुनर स्कीम हो या फिर रहबर स्कीम, महकमे की सुस्ती और तशहीर में नाकामी से ऐसी अहम स्कीमें जरूरतमंदों तक पहुंच ही नहीं पाती हैं। ये बताइए कि जब मुझको ही नहीं मालूम है इस योजना के बारे में, जबकि एक संस्था चला रही हूँ,
तो एक आम इंसान जो एक घरेलू औरत जो एक गृहिणी है उसको कैसे इन सब चीज़ों की जानकारी होगी? नहीं, मैं जो आपने ये स्कीम बताई रेबर और हुनर, उसके बारे में मैं कुछ नहीं जानती हूँ। नहीं, हम इस संस्था में रहते हैं पर हमें इस स्कीम के बारे में या फिर मतलब जो समाज में लोग हैं उनको नहीं पता होगा, ज़्यादातर जो लोग हैं उनको नहीं पता होगा। वक्त के साथ साथ मुस्लिम खवातीन को जहां हुनर स्कीम कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ट्रेन कर रहा है, वहीं कढ़ाई बुनाई की सभी जदीद तकनीक की ट्रेनिंग भी दी जा रही है। इसमें खास पहलू ये भी है कि अक़लियती खवातीन को ये तमाम ट्रेनिंग मुफ्त दी जा रही है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए देहरादून से आसिफ की रिपोर्ट। अलीगढ़ से खबर है, जहां शहर में चौराहों और मंदिरों के बाहर गुज़िश्ता कुछ हफ्तों से बगैर इजाजत महाआरती कर रही हिंदूवादी तंजीमों को बड़ा झटका लगा है। अलीगढ़ के डीएम चंद्रभूषण सिंह ने बगैर इजाजत इस तरह के किसी भी मजहबी प्रोग्राम के इनेकाद पर फौरी पाबंदी आयद कर दी है। पर महाआरती कर रहे थे, इस विशेष करके मंगलवार और शनिवार के दिन, और उसको लेकर के तरह तरह की अफवाहें शहर में फैल रही थी। तो मैंने उन संगठन के प्रतिनिधियों से बात किया और उनसे कहा कि देखिए, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हर व्यक्ति को है, अपने धार्मिक स्थलों पे अपने मंदिर में आरती करे, पूजा करे, उसका लेकिन सड़कों पे करने का मतलब कोई नहीं है और इससे कहीं न कहीं शांति व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। इसलिए उनसे बातचीत करके और उस चीज़ को उनको समझा दिया गया। उन्होंने अपनी बात रुकना चाहेंगे एक ब्रेक के लिए। तो ये थी खास बात बिहार की हेडलाइंस। अब खबरों की तफसील। औरंगाबाद में हिफाजती अमले ने 3 नक्सलियों को मार गिराया है। एनकाउंटर देव के सतस नदिया जंगल में हुआ। तकरीबन 1.5 घंटे तक चले तसादुम के बाद भारी मिकदार में हथियार बरामद किए गए। वाज़ेह रहे कि सीआरपीएफ और जिला पुलिस की टीम मामूल की सर्च पर निकली थी कि इसी दौरान नक्सलियों के दस्ते ने फायरिंग शुरू कर दी। हिफाजती अमले की जवाबी कार्रवाई में 3 नक्सली भी मारे गए। भागलपुर में कोसी नदी का कहर जारी है। बयापुर और खरेक ब्लॉक में मुस्तकिल जमीन खिसक रही है। ऐसी ही एक तस्वीर सामने आई जहां महज 10 सेकंड में एक मकान गिर गया। मकान के साथ साथ एक बड़ा दरख्त भी गिर गया। मकामी रुकन पार्लियामेंट अजय मंडल ने गंगा और कोसी नदी के सतह आब में इजाफे के ताल्लुक से ऑफिसर्स को खास हिदायत भी जारी कर दी है। जैसे बाढ़ पीड़ितों का जो व्यवस्था है सरकार का, वो तो होगा ही होगा ना, उसमें कमी थोड़े होगा। जितना से अधिक होगा उतना ही व्यवस्था कराया जाएगा। हाँ, बिहार सरकार सजग है, भारत सरकार भी सजग है, दोनों सरकार सजग है। बाढ़ पीड़ितों के हर काम में सहयोग कर रहे हैं। वहीं सीतामढ़ी में सैलाब से राहत दिलाए जाने के ताल्लुक से लोगों का हंगामा भी जारी है। डुमरी ब्लॉक के लोगों ने राहत रसानी का मुतालबा करते हुए कौमी शाहराह पर ट्रैफिक जाम कर दिया। मौके पर इंतजामिया ने समझाने की कोशिश की। सैलाब मुतासिरीन का इल्जाम है कि वो भूखे मर रहे हैं, लेकिन कोई भी उनका पुरसाने हाल तक नहीं। कोई देखने के लिए नहीं आया। और बिहार में सैलाब की सूरत हाल देखने के लिए दरभंगा की इन तस्वीरों को भी देखिए। ये तस्वीर हेलीकॉप्टर से ली गई, जिसपे देखा जा सकता है कि पूरे इलाके ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं। रिहायशी इलाके भी नदियों का मंजर पेश कर रहे हैं। इन इलाकों में इंतजामिया के चाहने के बावजूद मदद नहीं पहुंचाई जा सकी है। हालांकि फिजाइया के हेलीकॉप्टर की वजह से लोगों तक खाने के पैकेट पहुंच सके। केवटी सिंगवाड़ा जाले
विभिन्न गांवों में गिराया गया। केवटी में जाले में मस्सा गांव, छिंदवाड़ा में कलीगांव पंचायत का चमनपुर, हसनचक, ये सब टोले बिल्कुल संपर्कहीन था, तो यहाँ पर पैकेट्स गिराए गए। आरजेडी लीडर राबड़ी देवी ने सीबीआई जांच का मुतालबा किया है। उन्होंने न्याय उजाला सुशील मोदी की जायदाद की जांच का ये मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि 15 बरसों में उनकी जायदाद में जबरदस्त इजाफा हो गया है। मुल्क के अलावा बैरून मुमालिक में भी जायदादें हैं, लिहाजा उनकी जायदाद की जांच होनी चाहिए। वहीं सुशील मोदी ने भी राबड़ी देवी का चैलेंज कबूल कर लिया और कहा कि वो नार्को टेस्ट तक के लिए तैयार है। अगर इल्जाम दुरुस्त साबित हुए तो वो अपनी सारी जायदाद लालू फैमिली के नाम कर देंगे। हम लोग जांच हो और सुशील कुमार मोदी के भी जांच हो, क्योंकि 15 साल में धन दौलत लोग के पूरा बढ़ल है। देश में तो अपना ही है धन दौलत लोग के, विदेशों में भी है, तो उस पर जांच करवाया जाए सीबीआई से, हम लोग मांग करते हैं। सीएम नीतीश कुमार आज पहली बार इलेक्ट्रिक कार से असेंबली पहुंचे, जहां वजीर ट्रांसपोर्ट ने उनका खैरमकदम किया। इलेक्ट्रिक कार में सफर के जरिए सीएम ने माहौलियाती तहफ्फुज़ और आलूदगी पर काबू पाने का पैगाम दिया। बताया जाता है कि इस कार की कीमत 11 लाख रुपए है। EESL है, भारत सरकार की एनर्जी एफिशिएंसी कंपनी है। उसके माध्यम से 50 मंथली इंस्टॉलमेंट पर, मतलब मंथली लीज पर भी उपलब्ध करवाई जाएगी। कितने प्राइसेस है? जो 22,500 रुपये सरकारी कार्यालयों के लिए मंथली रेंट फिक्स किया गया है 5 सालों के लिए, और बाकी जो प्राइस है इसका 11 लाख रुपए की भी ये मॉडल है। और भी अन्य कंपनियां भी इस मार्केट में आ रही है, महिंद्रा, हुंडई, टाटा। तो लोग को छूट रहेगी, वो किसी भी मॉडल का परचेज करेंगे तो उनको 50% टैक्स सब्सिडी दी जाएगी। पूरे बिहार में पहली बार आई और यहाँ से लोग, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी शुरुआत की। आवाज़ भी कम है, बहुत खूबी है, आवाज़ भी कम है, प्रदूषण जीरो है, इसलिए जो है अब आने वाले समय में सभी लोगों के लिए उपलब्ध होगी और सभी लोग यूज करेंगे। तो पटना राजधानी है जो, तो राजधानी में जो प्रदूषण बढ़ते जा रहा है उसमें रोकथाम का एक बहुत बड़ा जो है गाड़ियों का, तो ये गाड़ी बहुत ही कारगर साबित है। बिल्कुल, गाड़ी काफ़ी कारगर। अगले कड़ी में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम लोग जो भी ड्राइवर हैं सरकारी स्तर पर, वो ड्राइवरों को हम लोग ट्रेनिंग देंगे कि ये गाड़ी कैसे। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दें इजाजत। आदाब।